नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से फिलीपींस के कृषि मंत्री विलियम डार ने प्रतिनिधिमंडल सहित की मुलाकात। तोमर ने डार को आश्वासन देते हुए कहा कि भारत जल्द ही आगामी संयुक्त कृषि कार्य बैठक की करेगा मेजबानी। देश में बनाए जा रहे 10,000 एफपीओ की स्कीम को सुचारू रूप से लागू करने के संबंध में सीबीबीओ का राष्ट्रीय सम्मेलन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एफपीओ बनाने की योजना कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात। पृथ्वी को बचाने और इसे सुंदर बनाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इस साल विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का लिया जाता है संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि भवन नई दिल्ली में फिलीपींस के कृषि मंत्री विलियम डार ने प्रतिनिधिमंडल सहित मुलाकात की। इस दौरान तोमर ने आश्वासन दिया कि भारत जल्द ही आगामी संयुक्त कृषि कार्य बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें सभी द्विपक्षीय कृषि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तोमर ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए डार की दिल्ली यात्रा के साथ साथ भारत और फिलीपींस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की। तोमर ने व्यापार और कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष व्यक्त करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में फिलीपींस के लोगों की कड़ी मेहनत पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनसे कृषि क्षेत्र में फिलीपींस के नए अनुसंधान के बारे में अपने ज्ञान व अनुभव को भारत के साथ साझा करने का अनुरोध किया। तोमर ने कहा कि दोनों देशों में चावल का काफी उपभोग होता है और चावल प्रिय देश है, जिससे ये भौगोलिक रूप से समरूप और एक दूसरे से घनिष्ठ हो जाते हैं। उधर फिलीपींस के कृषि मंत्री विलियम डार ने कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के अच्छे संबंधों की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के फिलीपींस के साथ बेहतर संबंध हैं। वर्तमान में भारत आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डार ने जैविक और गैर जैविक क्षेत्र जैसे बेहतर कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने जोर दिया कि प्रकृति को प्रभावित किए बिना दोनों देशों को जैविक उत्पादों के क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। डार ने किसानों की आय दोगुनी करने के भारत सरकार के विचार पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय किस्म की कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने स्तर पर JWG बैठक करे और जो गत वर्ष से महामारी के कारण लंबित है। देश में बनाए जा रहे 10,000 कृषक उत्पादक संगठन FPO की स्कीम को सुचारू रूप से लागू करने के संबंध में क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों CBBO का राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य अतिथि से हुआ। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में FPO बनाने की योजना कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात है। इस क्रांति के माध्यम से बुआई से बाजार तक किसानों को सक्षम बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि FPO से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए CBBO का हर जतन करना होगा। FPO की परिकल्पना तब पूरी होगी जब FPO बनने के बाद उसका लाभ किसानों को मिलने लगे तथा केसर की तरह उसकी खुशबू फैले और सारे किसान कहें कि हमें भी FPO से जोड़िए और आगे नए FPO गठन के लिए सरकार से मांग हो। FPO ये सामान्य तौर पर एक योजना नहीं है। कृषि उत्पाद संगठन देश भर में 10,000 बनाने की शुरुआत ये कृषि के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात है। इस क्रांति के माध्यम से कृषि और किसान को सक्षम बनाना और देश को समृद्ध बनाना, इस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। FPO की परिकल्पना तब पूरी होगी जब एक FPO बन जाए, उसका लाभ किसानों को मिलने लगे, तो
केसर की तरह उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैलना चाहिए। और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर डीजेबी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में बनने वाले कीचड़ का उपयोग करेगी। दादरी में एनटीपीसी की यूनिट 4 बॉयलर से अपशिष्ट कीचड़ को जलाकर तैयार किया गया था। पर्यावरण अनुकूल साधनों के माध्यम से ये हरित तकनीकी समाधान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए एसटीपी कीचड़ को ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक अभिनव तरीका है। अकेले दिल्ली एनसीआर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रतिदिन 800 मीट्रिक टन तक कीचड़ बनाते हैं। इस कीचड़ का निपटान एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है। ये क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। बॉयलर में कीचड़ जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जल और भूमि प्रदूषण कम होगा और कचरे का उपयोग करने और इसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऊर्जा में बदलने का मार्ग प्रशस्त होगा। एनटीपीसी अपने ऊर्जा वर्ग को हरित बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उसकी 2032 तक 60 गीगावाट क्षमता रखने की योजना है। कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 68,881.68 मेगावाट है, जिसमें 23 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 हाइड्रो, 19 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। संयुक्त उद्यम के तहत एनटीपीसी के पास 9 कोयला आधारित, 4 गैस आधारित, 8 हाइड्रो और 5 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। और अटल पेंशन योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 4 करोड़ 1 लाख से अधिक लोगों ने नाम दर्ज कराया है। इनमें से 99 लाख से अधिक खाते पिछले वित्त वर्ष के दौरान खोले गए। सभी श्रेणी के बैंकों की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया है। लगभग 71% खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खोले गए। 19% खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, 6% निजी क्षेत्र के बैंकों और 3% खाते भुगतान तथा लघु वित्त बैंकों में खोले गए। भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की श्रेणी में इस योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। अटल पेंशन योजना के तहत इस वर्ष 31 मार्च तक कुल नामांकन में से लगभग 80% लोगों ने 1,000 रुपए की पेंशन योजना का विकल्प चुना। 13% लोगों ने 5,000 रुपए की पेंशन योजना चुनी। कुल नामांकन में से 44% महिलाएं और 56% पुरुष हैं। कुल नामांकन में से 45% 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं। और केंद्र सरकार की किसानों की लागत आधी करने और उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य पर काम करते हुए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी को बड़ी सफलता मिली है। काजरी ने टमाटर का उत्पादन उसकी आधी लागत में दोगुना कर दिया है। 2 साल से चल रहे शोध के बाद एक पौधे से 6 से 10 किलो के स्थान पर अब 12 से 15 किलो टमाटर आने लगे हैं। टमाटरों का आकार और गुणवत्ता भी एक समान है। ये तकनीक अगले साल पूरे देश में लागू की जाएगी तो टमाटर का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। सामान्य खेती में 1 किलो टमाटर में करीब 350 लीटर पानी लगता है, लेकिन काजरी द्वारा विकसित मॉडल से 1 किलो में महज 35 लीटर पानी लगता है। कम लागत में संरक्षित खेती के लिए 128 वर्ग मीटर में नेट लगाना होता है। आर्द्रता और तापमान इसके लिए उपयुक्त है। नई विधि से इसे राजस्थान के कम पानी वाले स्थानों पर भी उगाया जा सकता है। इससे कीड़े नहीं लगते और क्वालिटी भी बढ़िया रहती है। वैज्ञानिक महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे न केवल किसानों की आय कुछ हद तक बढ़ेगी, बल्कि माननीय जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो कार्यक्रम है, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा योगदान कर सकता है। नई तकनीक में काजरी के सब्जी विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने टमाटर के पौधे पर तकनीक इस्तेमाल की। सामान्यतः टमाटर एक पौधे पर 10 गुच्छे तक आ जाते हैं। एक गुच्छे में 6 से 8 टमाटर होते हैं। एक टमाटर 125 से 150 ग्राम का होता है। डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि टमाटर का उत्पादन करीब 2 गुना हो गया। राजस्थान की बात करें तो लगभग 75 से 80% तक जो सब्जियां हैं वो
दूसरे राज्यों से आती हैं। तो यहाँ के किसान जो है यहाँ की परिस्थिति में सब्जी उत्पादन जो करते भी हैं उसमें उत्पादकता बहुत कम आती है। तो काजरी ने इस पर जो है करीब 4 से 5 साल पहले हम लोगों ने शोध शुरू किया। उसमें अलग अलग छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जो छोटे किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। जैसे कि आप फसल देख सकते हैं, इसमें ये जो है चेरी टोमेटो लगा है, इसके बगल में हमारे शिमला मिर्च है और हमारे नॉर्मल टमाटर हैं। ये सब हम इसमें लगा रखे हैं और इसमें कई वर्षों से जो शोध का परिणाम उससे ये पता चला है कि जो इसमें पानी है वो खुले खेत की अपेक्षा जो है कम से कम 9 से 10 गुना कम लगता है। काजरी निदेशक ओपी यादव ने बताया कि लो कास्ट प्रोटेक्टेड मॉडल छोटे व सीमांत किसानों के लिए बेहतर है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के किसान भी कम लागत में पानी की बचत के साथ संरक्षित खेती कर सकते हैं। काजरी संस्थान में हम विशेष रूप से लघु किसानों को ध्यान में रखते हुए लो कॉस्ट पॉली हाउस डिज़ाइन किया है और उसके तहत जैसा आप देख पा रहे हैं चेरी टोमेटो की कल्टीवेशन है। ये जो स्ट्रक्चर है 128 स्क्वायर मीटर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है और इस पर की कीमत आई है लगभग 1,28,000। अगर वर्तमान की फसल को देखते हुए ये कीमत सिर्फ एक सीज़न के अंदर यानी कि 6 महीने में ही किसान इसको वापस कमा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास ये है कि ये जो सस्ता और टिकाऊ मॉडल है ये राजस्थान की गर्मी के प्रति अनुकूल है। इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी इतनी है कि इसको एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए इसकी शेप ऊपर से गोल की गई है। इस वजह से आंधी के अंदर भी इसकी सस्टेनेबिलिटी है और इसमें लगभग हमारे पास 1500 किलो टमाटर पैदा होगा। और उत्तर प्रदेश झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने गौशालाओं में गौवंश के लिए भूसा और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में बैठक की और कहा कि गर्मी के मद्देनजर यदि गौशालाओं में गौवंश की भूख प्यास से यदि मृत्यु होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के बारे में बताया गया कि वर्तमान में गेहूं, मटर एवं चना की कटाई चल रही है एवं किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध होगा। गौवंश के लिए उपरोक्त भूसा किसानों से प्राप्त करने के लिए पहला तरीका ये अपनाया कि संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार से समन्वय स्थापित करें। संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार अपने क्षेत्र के बड़े किसानों की सूची तैयार कर लें एवं खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं पशु चिकित्सा अधिकारी बड़े किसानों से भूसा गौवंश के लिए दान देने के लिए अपील करें। भूसा दान देने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। और यूपी में किसानों को मिलेगा तकनीक का प्रशिक्षण। यूपी के किसानों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कृषि विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, रेशम और मत्स्य पालन आदि घटक सम्मिलित किए गए हैं। ये ट्रेनिंग न्याय पंचायतवार 16 अप्रैल से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगी। प्रत्येक न्याय पंचायतों में तय तिथियों पर यह ट्रेनिंग दिन में 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी विकास खंडों में तैनात कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी संभालेंगे। ये कर्मचारी न सिर्फ खेती की आधुनिक और नई तकनीकों के बारे में बताएंगे, खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, शाक सब्जी की खेती आदि अपनाने के लिए भी ये प्रेरित करेंगे ताकि किसान सिर्फ एक फसल की खेती पर निर्भर न रहकर विभिन्न आयामों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। और महाराष्ट्र स्थित नागपुर के जयंत तेंदुलकर का पक्षियों के लिए अनोखा प्रेम सामने आया है। उन्होंने नागपुर में अपने आवास पर एक छोटा बागीचा बनाया है। करीब 1200 वर्ग फीट में फैला ये गार्डन एक मिनी बर्ड सेंचुरी बन गया है। उनके इस मिनी पक्षी अभयारण्य पर पक्षियों की करीब 40 से अधिक प्रजातियां नियमित रूप से आती हैं। पिछले 15 साल से उनके इस सुंदर बागीचे में पक्षियों का आगमन होता है। पक्षियों के रहने के साथ साथ उनके सुंदर से घर में खाने और पानी की व्यवस्था भी की गई है। जयंत बांस और नारियल से बने कटोरों को साफ पानी से भर देते हैं जिससे पक्षियों के प्यास बुझ सके। उनके इस खूबसूरत से बागीचे में स्पैरो, मेगापाई, रॉबिन और ग्रीन बी ईटर से लेकर कॉपर स्मिथ, बारबेट और रेड वेंटेड बुलबुल आते हैं।
पक्षियों के साथ साथ उनके इस बागीचे में गिलहरियां और तितलियां भी बड़ी संख्या में देखी जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बागीचे में मधुमक्खियों ने भी छत्ते बनाए हैं। देश के किसानों में बदलाव अब दिखने लगा है। किसान खुद को बदलने के साथ साथ खेती का चलन भी बदलने लगे हैं। जम्मू कश्मीर बागवानी विभाग द्वारा राजौरी नौशेरा के दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। बाजारों में फलों की मांग बढ़ती जा रही है। इसी मांग को पूरा करने के लिए किसान सरकार से मिल रही मदद के जरिए स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत कम लगती है और दाम अच्छा मिल जाता है। इससे किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं। मोदी साहब की फार्मर्स की जो इनकम है वो दुगनी करनी है, तो संसाधन हमारे पास सीमित हैं, ज़मीन हमारे पास वही है। उसी ज़मीन को एक उसकी यूज़ करके तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को ताकि वो पैसा कमा सकें और अच्छी मेहनत से अच्छी वैरायटी अगर फार्मर्स लगाएगा तो उसको कम से कम भी 60 से 70 हज़ार रुपया जो बेनिफिट होगा बेनिफिशरीज को। किसानों का मानना है कि पहली बार कृषि भूमि में 6 से 7 नहरों में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की गई और कई अन्य किसानों ने अब इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने 1300 हेक्टेयर के ऊपर प्लांटेशन की है। लगभग 5 लाख के करीब पौधे को इस साल 2021-22 में लगाया है और इसमें हाई डनस्टी प्लांटेशन की है ताकि ज़मीन जो है कम होने की वजह से इसको हाई डनस्टी और अच्छे प्लांट्स मटेरियल दिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा ले सकें। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व पृथ्वी दिवस का उद्देश्य है करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरूक हों और इनमें तेजी लाए हैं। विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक हों। यही वजह है कि पृथ्वी दिवस के दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। और देश भर की मंडियों का क्या रहा भाव, आइए नजर डाल लेते हैं। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था, यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की अरासी केरे मंडी में 20 अप्रैल को नारियल का भाव था 21,500 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 4,500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 17,000 रुपए पर आ गया। हालांकि केरल की मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहां 20 और 21 अप्रैल को नारियल 2,850 रुपए पर बिका। इसी तरह तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी में 20 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 1,500 रुपए। 21 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,500 रुपए पर बना रहा। नारियल के भाव में स्थिरता का सिलसिला तमिलनाडु की पोलाची मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 20 अप्रैल को नारियल का भाव था 2,300 रुपए। 21 अप्रैल को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2,300 रुपए पर हुए। जबकि धारापुरम मंडी में 20 अप्रैल को नारियल का भाव था 2,665 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,650 रुपए पर आ गया।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिल्क खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को चीनी की आवक में कुछ कमी देखने को मिली। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 20 अप्रैल को चीनी का भाव रहा 3,650 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,650 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 20 अप्रैल को यहां चीनी का भाव था 3,730 रुपए। 21 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 3,740 रुपए पर हुए। हालांकि मवाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहां 20 और 21 अप्रैल को चीनी 3,650 रुपए पर बिकी। इसी तरह मुजफ्फरनगर मंडी में 20 अप्रैल को चीनी का भाव रहा 3,700 रुपए। 21 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,700 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि पश्चिम बंगाल की सैंथिया मंडी में 20 अप्रैल को चीनी का भाव था 3,800 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,700 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आज राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। बोरिस जॉनसन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जॉनसन ने भारत में उनके बेहतरीन स्वागत के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे राजघाट और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर दी श्रद्धांजलि। बोरिस जॉनसन ने राजघाट पर आगंतुकों के लिए रखी डायरी में अपने विचार भी लिखे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं भारत के दौरे पर। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ वाराणसी में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ और मॉरिशस के पीएम के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। जम्मू के चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ बस पर आतंकियों ने किया हमला। इस हमले में एक एएसआई शहीद और 7 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हमें दखल देने की जरूरत नहीं लगती। नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में किया था गिरफ्तार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2,451 से ज्यादा नए मामले दर्ज। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,589 मरीज उपचार करवाकर हो चुके हैं स्वस्थ, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट हुआ 98.75%। देश भर में अब तक कुल 83 करोड़ 33 लाख से अधिक नमूनों का किया गया प्रशिक्षण। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187.26 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के 12 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव राधाकृष्णन ने कहा कि पहले 3 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 18 और छात्रों की कोविड जांच की गई, जिसमें से 12 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। Gujarat is the world's first event celebrating the transformation